अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, वो भी श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई, जहां आरोपी आफताब लगातार पुलिस को नई थ्योरी बता रहा है। श्रद्धा के चेहरे को ठिकाने लगाने को लेकर नई थ्योरी बता रहा है। आफताब नई थ्योरी बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर में पुलिस आरोपी को साकेत कोर्ट में पेश करेंगे। पुलिस आरोपी के नार्को टेस्ट कराने के लिए पूरी कोशिश भी कर रही है। साइको एनालिसिस की भी बात हो रही है। श्रद्धा मर्डर केस में आज चौथे दिन लगातार जंगल में तलाशी जारी है। कई सारे अंश श्रद्धा के बरामद किए गए हैं, ऐसा रिपोर्ट है, लेकिन अब उसकी फोरेंसिक जांच करनी पड़ेगी। कई सारे जो उसके अंश मिले हैं वो काफी डीकंपोज्ड और डीके हुए हैं, तो उसको क्या जोड़कर साक्ष्य तैयार कर पाएगी पुलिस, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न है। पर हां, पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता इस बात की मिली है कि उस गाड़ी की पहचान हो गई है जिसके अंदर श्रद्धा के गंदे कपड़ों को बालकनी से डंप किया था आफताब ने। आनंद तिवारी साकेत कोर्ट से लाइव है और मानव यादव मेहरौली के जंगल से लाइव है। लेकिन पहले आनंद के पास जाएंगे। आनंद, बताइए, पुलिस के पास अभी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या आज पुलिस कस्टडी के एक्सटेंशन की मांग करेगी और इसके लिए क्या उनके पास ग्राउंड्स हैं? जी देखिए, बिल्कुल आनंद, पुलिस आज फर्दर कस्टडी की मांग कोर्ट से जरूर करेगी और पुलिस कोशिश करेगी कि कम से कम 7 दिनों की और रिमांड जो है वो आफताब की उन्हें मिले, क्योंकि अभी तक पुलिस ना ही मौके में इस्तेमाल जो कत्ल में इस्तेमाल हथियार है वो बरामद कर पाई है, ना ही श्रद्धा के जो कपड़े हैं जो उसने एक डस्टबिन की गाड़ी है, जो कचरे वाली गाड़ी होती है उसमें डंप करे थे, वो कपड़े भी बरामद नहीं हो पाए। इसके अलावा जो मोबाइल फोन है श्रद्धा का वो भी पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। श्रद्धा के शरीर के अपर पार्ट्स के कई हिस्से, शरीर का टुकड़ा, चेहरे के टुकड़े, वो तमाम चीज पुलिस को बरामद करना है और जिन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। इसके अलावा पुलिस के लिए चुनौती ये भी है फोरेंसिक टीम के लिए कि घर के अंदर पुलिस ने एक साइंटिफिक टेस्ट कराया था, जो एफएसएल टीम एक टेस्ट करती है। उस टेस्ट में भी पुलिस को फोरेंसिक टीम को घर से कोई भी सबूत बरामद नहीं हुआ। यह पुलिस और एफएसएल टीम के लिए बेहद ही चौंकाने वाला है कि घर के अंदर एक लड़की के 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं, लेकिन घर से खून का एक भी नमूना बरामद नहीं हुआ है। एक खून का छोटा सा नमूना जो है वो किचन के अंदर से बरामद हुआ, लेकिन अभी तक ये कह पाना मुश्किल है कि वो श्रद्धा का खून है या वो फिर जो चोट लगी थी आफताब को वो आफताब का खून है। जी आनंद, क्योंकि अगर श्रद्धा का भी खून हुआ तो श्रद्धा को भी तो चोट लग सकती है। यहां आफताब इतना शातिर है कि पुलिस को कह रहा है कि हाँ मैंने खून किया, लेकिन अब पुलिस को यह प्रूव करना है कोर्ट में कि हाँ इसने खून किया। ये केस उलझता जा रहा है। पहले 2 दिन तो उसने जो कुछ कहा वो बता रहा है, बोल रहे थे पुलिस, लेकिन अब पुलिस कह रही है कि अब वो घुमा रहा है, अलग अलग थियरी बता रहा है। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अब पुलिस इस केस से जुड़े सबूत का कतरा कतरा ढूंढ रही है। श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफताब के कबूलनामे के बाद पुलिस अब सबूतों की तलाश में जुट गई है, क्योंकि प्रूफ पुलिस को कोर्ट में करना है कि खून इसने किया। शव के टुकड़ों को आफताब ने कहां ठिकाने लगाया था, यह जानने के लिए पुलिस उसे लेकर जंगलों में पहुंची। पुलिस के मुताबिक आफताब ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया है और उसने बताया कि शवों के टुकड़ों को छतरपुर के जंगलों में उसने जाकर देर रात में फेंका था। आफताब ने भले ही श्रद्धा के कत्ल का एक बाले जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन कानून के तराजू में सबूत तौले जाते हैं। वही सबूत जुटाना दिल्ली पुलिस के लिए अब बड़ी चुनौती बन चुका है। आफताब के खिलाफ पुलिस के पास बहुत अहम ठोस सबूत अभी तक नहीं है, जिससे आफताब को इस मामले में दोषी ठहराया जा सके, श्रद्धा की हत्या की सही वजह का पता लगाया जा सके। श्रद्धा मर्डर मामले में दिल्ली पुलिस किसी भी एक एंगल से बनकर नहीं रहना चाहती, इसलिए उन सभी पहलुओं को टटोल रही है दिल्ली पुलिस जिनसे श्रद्धा की मर्डर मिस्ट्री को सुलझाया जा सके, और इसीलिए साइकोलॉजिस्ट की भी मदद इस पूरे मामले में ली जा रही है। आपको बताते हैं कि आफताब को सजा दिलाने के लिए पुलिस को अभी किन किन ठोस सबूतों की दरकार है। दिल्ली पुलिस की सर्च तो तेजी से चल रही है, लेकिन अभी उसे वारदात में इस्तेमाल हथियार नहीं मिला है। श्रद्धा का मोबाइल फोन अब तक बरामद नहीं हुआ है। वारदात के वक्त पहने गए कपड़े बरामद करने बाकी हैं। ये वो बुनियादी सबूत हैं जो मर्डर के केस में आरोपी को फांसी के तख्ते तक ले जाने के लिए बेहद जरूरी हैं। इसके अलावा भी पुलिस के सामने चुनौतियां कम नहीं है।
पुलिस को अभी तक सभी बॉडी पार्ट, खासकर श्रद्धा का सिर बरामद नहीं हुआ है। अभी तक वारदात में शामिल चाकू या आरी बरामद नहीं हुई है। हत्याकांड के वक्त पहने गए आफताब और श्रद्धा के कपड़े बरामद नहीं हुए हैं, जिन्हें आफताब ने कूड़े की गाड़ी में फेंकने का दावा किया है। श्रद्धा का मोबाइल फोन भी पुलिस को बरामद करना है, जो हत्याकांड के राज खोल सकता है। डीएनए जांच के लिए पिता का ब्लड सैंपल ले लिया गया है। अब पुलिस महरौली के जंगल से मिले हड्डियों से डीएनए का मिलान करेगी। पुलिस फोन के डेटा को रिकवर कर जानकारी जुटाने में लगी है। पुलिस ने डेटिंग ऐप कंपनी से भी रिपोर्ट मांगी है। श्रद्धा का कत्ल 6 महीने पहले किया गया था और एक एक कर आफताब सबूतों को मिटाता गया। इसलिए पूरी जांच मोटे तौर पर फॉरेंसिक और साइंटिफिक रिपोर्ट पर ही टिकी है। इसी वजह से इस केस में शुरुआती सबूत काफी अहम होंगे, क्योंकि हत्या का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। कोई ऐसा गवाह भी नहीं है जिसने आफताब को श्रद्धा के शव के टुकड़े ले जाते और ठिकाने लगाते देखा हो। वैसे पुलिस को अभी श्रद्धा के दोस्तों के बयान भी लेने हैं, जो इस केस में काफी अहम साबित हो सकते हैं। अब वहीं पुलिस की जांच में अभी कई पहलू बाकी हैं, क्योंकि जांच में अभी कई चीजें आनी भी बाकी हैं। चुनौतियां भी बड़ी हैं, क्योंकि सबूत के नाम पर पुलिस को अब तक ज्यादा कामयाबी नहीं मिली है। आफताब के घर के जिस बेडरूम में हत्या हुई, उस बेडरूम में खून का एक धब्बा भी नहीं मिला है, क्योंकि उसको उसने बार बार क्लीन किया है, साफ किया है, और इस घटना को कई महीने भी गुजर चुके हैं। बेंजीन नाम के केमिकल टेस्ट में घर के दूसरे हिस्सों में भी खून का धब्बा नहीं मिला है। हाँ, किचन में एक जगह पर खून का धब्बा जरूर मिला है, जो आनंद तिवारी बता रहे थे, लेकिन वो खून किसका है ये भी टेस्ट करना बाकी है। किचन में स्लैब के नीचे जिस जगह सिलेंडर रखते हैं, वहां से खून का धब्बा मिला है। जिस फ्रिज में आफताब ने शव के टुकड़े रखे थे, उस फ्रिज में भी खून का एक भी धब्बा नहीं मिला है। फ्रिज के अंदर भी बेंजीन केमिकल टेस्ट किया गया, लेकिन वहां खून का धब्बा नहीं मिला। बेंजीन टेस्ट में होता यह है कि एक्सपर्ट घर के कोने कोने में बेंजीन का छिड़काव करते हैं, और जहां कहीं भी खून का धब्बा होता है, वहां एक अलग सा रंग उभर कर उठता है। लेकिन कई महीने गुजर गए और आफताब बहुत ही शातिर था। उसने बहुत केयरफुली, तैयारी के साथ उसने इस कत्ल को अंजाम दिया और फिर बॉडी को डिस्पोज भी किया। और 6 महीने तक अगर किसी को भनक तक नहीं लगी, तो इसका दिमाग कितना तेज है और कितना शातिर है, आप समझ सकते हैं। चलिए हमारे रिपोर्टर्स के पास चलते हैं। आनंद तिवारी इस वक्त हमारे साथ हैं और मानव यादव महरौली के जंगल में हमारे साथ हैं। मानव, इस वक्त क्या पुलिस अब भी तलाश कर रही है? कोई भी उनको सफलता हाथ लगी है? कोई भी सुराग, साक्ष्य उन्हें मिल पाया है? आनंद, देखिए, अगर पुलिस को ये पूरा केस मजबूत बनाना है तो सबूत बहुत मायने रखते हैं, और उन्हीं सबूतों की तलाश में पुलिस बीते 4 दिन से इस महरौली के जंगल में घूम रही है, जहां पर न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची हुई है। आप ये जंगल देखिए, पीछे आप देखिए, आपको 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर की दूरी पर रिहायश देखने को मिलेगी, और ये पूरी दूरी कवर कर आफताब पहुंचता था, ऐसा कहा जा रहा है। और इसी जंगल में उसने श्रद्धा के जो शरीर के टुकड़े थे वो यहाँ पर फेंके, और पुलिस बीते 4 दिन से डॉग स्क्वाड हो या क्राइम ब्रांच की टीम हो, उनकी मदद से चप्पा चप्पा छान रही है। लेकिन पुलिस को अभी सिर्फ 12 से 13 श्रद्धा के शरीर की हड्डियां मिली है, ऐसा कहा जा रहा है। अभी यह भी पुख्ता नहीं हुआ है कि वो हड्डियां जो मिली हैं वो श्रद्धा के शरीर की हैं, क्योंकि आमतौर पर इतने घने जंगल में मवेशियों के, पशुओं के जो कंकाल हैं, उनकी हड्डियां बिखरी होती हैं। ऐसे में पुलिस ने सभी हड्डियों को यहां से बटोरा है। अब ये डीएनए जांच में तय होगा और तभी ये पता चल पाएगा कि जो हड्डियां मिली हैं वो श्रद्धा की है, किसी और की है। और आप अंदाजा लगाइए, ये जंगल आनंद इतना घना है कि दोपहर के करीब, अभी 2 बजे का समय है, यहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं है, और बीचों बीच हम यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर जैसे ही कोई सरसराहट होती है तो हमें भी डर लगता है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि रात के 2 बजे के समय आफताब यहाँ पर कैसे आता होगा। उस वक्त जब यहाँ पर गुप्त अंधेरा होता होगा तो उसको क्या डर नहीं लगता था? ये तमाम सवाल हैं, और इन्हीं सवालों के जवाब, और खासतौर से वो मोबाइल फोन, जो श्रद्धा का मोबाइल फोन था, उसकी तलाश भी दिल्ली पुलिस लगातार इसी जंगल में कर रही है, क्योंकि उसी मोबाइल फोन के जरिए आफताब लंबे समय तक श्रद्धा के दोस्तों से बातचीत करता था। ऐसे आरोप भी आफताब पर लगे। तो उस मोबाइल फोन की तलाश भी दिल्ली पुलिस इसी जंगल में कर रही है, और अभी तक दिल्ली पुलिस के हाथ बहुत कुछ ज्यादा नहीं लगा है। इसलिए कोर्ट में जाकर ये केस कमजोर पड़ जाता है। अगर इस पूरे मामले को मजबूत करना है तो पुलिस को और ज्यादा से ज्यादा सबूत। एक मजिस्ट्रेट के सामने 160
64 सीआरपीसी के तहत अभी तक आफताब का स्टेटमेंट नहीं दर्ज किया गया है, उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो आफताब पुलिस को चाहे कुछ भी कहे, पुलिस के पास जब तक साक्ष्य यानी प्रमाण नहीं होते वो कोर्ट में कुछ भी नहीं प्रूफ कर सकता, कुछ भी नहीं ठहरा सकता। तो आफताब चाहे उन्हें कोई भी कहानियां बुनता रहे, गढ़ता रहे, कोई भी सत्य बताता रहे, तथ्य के अलावा यानी तथ्य यानी साक्ष्य जब तक वो हाथ नहीं लगते पुलिस के, पुलिस का केस बहुत ही ढीला है। अब जरा इस इलाके में काम करने वाले प्लम्बर की सुनिए, जिन्होंने श्रद्धा को आखिरी बार देखा था। मैंने लड़की को तो उसी समय देखा, फर्स्ट टाइम जब वो शिफ्ट हुए थे यहाँ पर, तो उस समय मैंने आते हुए गली से आते हुए और सीढ़ियों पे चढ़ते हुए देखा है। सामान लेके आए थे, हाथ में बैग था लड़की के, और उसके बाद लड़की को तो मैंने नहीं देखा, पर लड़के को मैंने कई बार देखा है, क्योंकि वो ऑनलाइन ऑर्डर करके खाना मंगाते थे। तो डिलीवरी वाले मेरे घर के सामने खड़े होते हैं। एक बार डिलीवरी वाले ने मेरे से पूछा भी था कि ये आफताब नाम का कौन है, मतलब कि कहाँ रहते हैं। मैंने कहा यहाँ तो ऐसे, मैंने अपनी गली में तो ऐसा कोई है नहीं, कोई नया आया हो, कोई किराएदार हो तो मेरे को पता नहीं इसके बारे में, आप कॉल करके पता कर लीजिए। जब उन्होंने कॉल किया है, जब वो नीचे आए हैं, तब मेरे को पता पड़ा है कि ये हिंदू है, मुसलमान है, आफताब है, नहीं तो मेरे को पता ही नहीं था इसके बारे में। अब श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि आफताब हर बार नए सिम से ऐप पर अकाउंट बनाता था। बम्बल ऐप के अलावा टिंडर समेत कई ऐप के जरिए अलग अलग लड़कियों के संपर्क में रहता था आफताब। दिल्ली पुलिस ने बम्बल टिंडर ऐप को चिट्ठी लिखकर इसके अकाउंट्स और किन लड़कियों से इसने संपर्क किया था, किन के वो संपर्क में था, इसकी डिटेल्स अब मांगी हैं। आप सोचिए कितना शातिर दिमाग था कि अलग अलग सिम कार्ड से अलग अलग बार वो इन ऐप्स पे, इन अकाउंट्स में जाता था। क्या अपनी आइडेंटिटी को बदल कर ये इन ऐप्स पर जाता था, या फिर ये एक पर्टिकुलर प्रोफाइल की लड़कियों को टारगेट कर रहा था? ये सब अब जांच का विषय है। बताया ये भी जा रहा है कि जब श्रद्धा के शव के अंश इसके घर में थे, फ्रिज में पड़े थे, तब बगल वाले रूम में ये दूसरी लड़कियों के साथ डेट करता था, उन्हें अपने घर बुलाता था। कितना शातिर दिमाग है, कितने दरिंदगी की सभी हदें पार कर कर इसका दिमाग कितना शातिर है, आप समझ सकते हैं। अब वहीं दिल्ली के सनसनीखेज मर्डर केस में नंबर 3 का कोड भी सामने आया है। महाराष्ट्र के वसई से लेकर दिल्ली के फ्लैट तक नंबर 3 आफताब के साथ लगातार जुड़ा हुआ है। कैसे? आइए अब आपको वो दिखाते हैं। वसई के जिस हाउसिंग सोसाइटी में आफताब के पिता रहते थे, उस यूनिक पार्क अपार्टमेंट का फ्लैट नंबर 301 उसमें उनका ठिकाना था। यहां नंबर 3 का कनेक्शन है। इस फ्लैट से अपने पिता को आफताब ने अपनी गिरफ्तारी से 15 दिन पहले शिफ्ट करवाया था। 201 फ्लैट का नंबर और ये कनेक्शन नंबर 3 का। मर्डर का कोड नंबर 3, व्हाइट हाउस हिल्स वसई, ये उसका नंबर। इसके अलावा वसई के व्हाइट हाउस हिल्स में अपार्टमेंट का नंबर, श्रद्धा और आफताब लिव इन में रहते थे, उस फ्लैट का नंबर 201, यानी यहां पर भी नंबर 3 का कनेक्शन। इसके अलावा दिल्ली के मेहरौली के जिस फ्लैट में आफताब और श्रद्धा रहते थे और जिस फ्लैट में श्रद्धा का मर्डर हुआ, उस फ्लैट का नंबर 93D, 9 और 3 जमा 12, यानी फिर से नंबर 3 का फेर यहां पर भी आ रहा है। ये नंबर 3 का कोड सामने निकल कर आता है। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े अब तक सामने आए किरदार आपको बताते हैं। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े अब पूरी तरह से अगर आप इस केस को समझे तो सबसे बीच में जिसकी हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई, श्रद्धा। पूरी तरह से इसको क्रैक करने के लिए पुलिस को सबूत के तौर पर बॉडी के सिर वाला पार्ट ढूंढना सबसे ज्यादा अहम है। वैसे बॉडी के दूसरे पार्ट से डीएनए टेस्ट तो करके इसकी पुष्टि तो की जाएगी, लेकिन सर मिलना इंपॉर्टेंट है कि बॉडी के मिले पार्ट श्रद्धा के हैं या नहीं। लेकिन केस को मजबूती से कोर्ट में प्रूव करने के लिए खोपड़ी का मिलना बहुत अहम है। लेकिन खोपड़ी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब उसके परिवार को समझते हैं। किरदार नंबर 1 आफताब है, किरदार नंबर 1 आफताब। फिर किरदार नंबर 2 लक्ष्मण, जो श्रद्धा का दोस्त है। जुलाई तक जिंदा थी श्रद्धा, उसने कहा, और उसने ये भी कहा, ये उसका कहना है कि जुलाई तक जिंदा थी।
लेकिन मौत का टाइम और डेट 18 मई 2022 रात 8 से 10 बजे कहती है पुलिस। तो फिर जुलाई तक कैसे थी जिंदा थी श्रद्धा, अब तक पता नहीं। किरदार नंबर 3, ये रहस्यमय लड़की जो आफताब के फ्लैट पर आई थी, जैसा मैंने कहा उसके शरीर के टुकड़े फ्रिज में थे और ये लड़की उसके घर में थी, उसे क्या पता नहीं था कौन थी ये लड़की, अभी तक पता नहीं लगा। वहीं इलाज की पुष्टि, किरदार नंबर 4 डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, आफताब का उसने इलाज किया था क्योंकि जब उसने वो 100 या नाइफ खरीदी धारदार तो उसकी उंगली कटी, बगल के क्लिनिक में जाके उसने उसका इलाज करवाया। किरदार नंबर 5 वसई में जो पड़ोसी आफताब को उसने आखिरी बार देखा, उसने बयान की पुष्टि भी की। लव जिहाद का दावा करने वाले विकास वॉकर जो श्रद्धा के पिता हैं, उन्होंने कहा कि श्रद्धा के साथ जो हुआ है वो लव जिहाद हुआ है। पॉलिटिकल नेताओं के साथ साथ उनके पिता ने भी यही बात कही। तो ये सारे किरदार हैं, 6 किरदार, अलग अलग एंगल्स। इस रहस्यमय लड़की का पता लगाना आवश्यक है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात पुलिस के लिए कि डीएनए टेस्ट के साथ अगर श्रद्धा के शरीर के अंश मिलते हैं, लेकिन खोपड़ी का मिलना सबसे इंपॉर्टेंट है। बॉडी का कोई भी पार्ट मिल जाए, उसका डीएनए टेस्ट तो हो जाएगा और उससे पुष्टि तो हो जाएगी कि क्या ये बॉडी श्रद्धा की है। लेकिन श्रद्धा की खोपड़ी कहां गई, ये प्रश्न है। सवाल नंबर 1 ये है कि श्रद्धा की खोपड़ी कहां है और इस खोपड़ी का मिलना बहुत अहम है। लेकिन खोपड़ी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, एक की खोपड़ी कहां गई, दूसरा सवाल यह भी है कि कहीं आफताब ने खोपड़ी को जला तो नहीं दिया या उसे तोड़ कर पूरी तरह से क्रश कर कहीं पर डंप कर दिया, क्या किया हो। क्योंकि आफताब के अब तक के मोडस ऑपरेंडी को देखकर यह लग रहा है कि वो बेहद शातिर है और सबूत मिटाने के लिए वो ऐसा भी कर सकता है। सवाल यह भी है कि क्या आफताब ने श्रद्धा के सर के हिस्से को जंगल में कहीं दफना दिया है, कहां दफनाया है किसी को पता नहीं, या फिर खोपड़ी का किस्सा खत्म करने के लिए आफताब ने उसे पानी में कहीं बहा दिया हो, यह भी बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके अलावा आशंका इस बात की भी है कि कहीं आफताब ने केमिकल का इस्तेमाल कर खोपड़ी को नष्ट तो नहीं कर दिया, उसे पिघला तो नहीं दिया। कई सारे प्रश्न उठते हैं। अब वहीं श्रद्धा का कत्ल करने के बाद आफताब अब इस प्लानिंग में जुट गया कि सबूत कैसे मिटाए जाए। आफताब जानता था कि कानून के हाथ लंबे हैं, लेकिन वो एक एक कर सबूत मिटाने में जुटा था कि कैसे पुलिस को वो चकमा दे। और एक इंटरनेशनल वेब सीरीज है, उसका वो फैन था, उसको देखकर उसको कई सारे आइडियाज भी आए। दिन के 24 घंटे चारों पहर हर मिनट इस शातिर के दिमाग में इतनी कहानियां चल रही थी कि पुलिस भी हैरान है, क्योंकि श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब का दिमाग कहानियां बुन रहा था और उन कहानियों को आधार देने के लिए साजिश की नई नई थ्योरी गढ़ रहा था। और आफताब ये सब कुछ कर रहा था श्रद्धा की मौत का सच छिपाने के लिए, और इसमें वो पूरे 6 महीने तक कामयाब भी रहा, क्योंकि श्रद्धा की मौत के बाद उसकी मौत की खबर पूरे 6 महीने तक ना तो उसके घर वालों को लगी और ना ही श्रद्धा को जानने वाले दोस्तों को। आरोपी आफताब के बदलते बयानों में से एक बयान ये भी है। आफताब ने कहा कि झगड़े के आवेश में आके उसने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा की हत्या कर दी। अगर हम इसे सच भी मान लें तो आफताब ने गर्लफ्रेंड की हत्या करने के बाद उसे जरा सा भी अफसोस नहीं था, बल्कि इस हत्याकांड के बाद वो सबूतों को मिटाने के लिए साजिशें रचने लगा। श्रद्धा की मौत के बाद एक वक्त पर ही आफताब कितनी प्लानिंग कर रहा था, अब वो समझिए। श्रद्धा के शव को काटने के लिए उसने बाजार से आरी खरीदी, शव को खराब होने से बचाने के लिए उसने फ्रिज खरीदा, उसने शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए डंपिंग एरिया भी तलाशा, खून से सने श्रद्धा के कपड़े को उसने एमसीडी की कूड़ा गाड़ी में फेंकने का आइडिया भी निकाला, घर में बिखरे खून को साफ करने के लिए एसिड के इस्तेमाल का आइडिया भी लगाया। यही नहीं, वो श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट को भी अपडेट कर रहा था, श्रद्धा के क्रेडिट कार्ड का बिल भी चुका रहा था ताकि किसी को शक ना हो। मर्डर के बाद उसने कुछ दिनों के लिए गुड़गांव के कॉल सेंटर में नौकरी भी की। मतलब प्लान फुल प्रूफ था, कहीं से भी साजिश लीक होने की आशंका नहीं थी, और इसीलिए आफताब महाराष्ट्र पुलिस की पूछताछ में 2-2 बार चकमा भी दे चुका था। लेकिन दिल्ली पुलिस की पूछताछ में उसकी दाल नहीं गली, क्रॉस सवालों के जवाब में वो हर बार फंसता गया।
दिल्ली पुलिस की पूछताछ के दौरान आफताब के बदलते जवाबों से पुलिस का शक और गहरा हो गया, क्योंकि जब शुरुआती जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने आफताब से क्रॉस क्वेश्चनिंग करना शुरू किया तो आफताब सच छिपाने के लिए तरह तरह की दलीलें देने लगा और पुलिस को गुमराह करने लगा। इसी बात से पुलिस का शक और गहरा होता चला गया। वैसे आफताब ने साजिश की जो स्क्रिप्ट लिखी थी वो किसी क्राइम वेब सीरीज की पटकथा से कम नहीं थी, जिसमें सिर्फ 2 किरदार थे, एक श्रद्धा और दूसरा खुद आफताब। लेकिन इस कहानी में स्क्रिप्ट के बाहर से जब किरदारों की एंट्री हुई तो आफताब का डायरेक्शन उसके हाथ से निकल गया और वो पहुंच गया सीधे सलाखों के पीछे, जहां अब उसके गुनाहों का एक एक हिसाब कानून की किताब में लिखा जा रहा है।